हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कई अध्यायों से हम अनुवाद विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अनुवाद की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसकी आवश्यकता, महत्व, उपादेयता, साथ ही साथ अनुवाद के प्रकार, जिसमें हमने शब्दार्थ अनुवाद और भावानुवाद के विषय में जाना था। हमने अनुवाद के प्रकार क्या होते हैं, इस पर भी अपने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। आज हम जानेंगे गद्य पद्य पर आधारित अनुवाद कैसे होते हैं। उसके अलावा साहित्य विधा पर आधारित अनुवाद के कितने भेद हैं, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और विषय आधारित प्रभेद, उनके कितने अनुवाद हैं, उसके विषय में हम आज के अध्याय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गद्य अनुवाद। जब गद्य में किए जाने वाले अनुवाद को हम गद्य अनुवाद कहते हैं, यानी कि किसी भी गद्य रचना का गद्य में ही जब अनुवाद किया जाता है वह गद्य अनुवाद कहलाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी विशेष कृतियां भी होती हैं जिनका पद्य से गद्य में अनुवाद किया जाता है, जैसे मेघदूतम का हिंदी कवि नागार्जुन द्वारा किया गया गद्य अनुवाद। अब जानते हैं पद्य अनुवाद, यानी कि पद्य का पद्य में किया जाने वाला अनुवाद पद्य अनुवाद की श्रेणी में आता है। और दुनिया भर में विभिन्न भाषाओं में लिखे गए काव्यों एवं महाकाव्यों के अनुवादों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इलियड के वेस्टलैंड को देख लीजिएगा, कालिदास के मेघदूतम और कुमार संभवम, टैगोर के गीतांजलि, और भी बहुत से हैं जिनका विभिन्न भाषाओं में पद्य अनुवाद किया जाता है। दोस्तों, जब पद्य अनुवाद करते हैं तो स्रोत भाषा में जो छंद होते हैं उन्हीं का प्रयोग जो लक्ष्य भाषा है उसमें किया जाता है। छंद मुक्त अनुवाद, यानी कि छंद से मुक्त अनुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को स्रोत भाषा में व्यवहार किए गए छंदों को अपनाने की बाध्यता नहीं होती है, तभी इसे छंद मुक्त अनुवाद कहते हैं। अनुवादक विषय के अनुरूप लक्ष्य भाषा का कोई भी छंद प्रयोग कर सकता है और ऐसे अनुवाद साहित्य में विपुल संख्या में उपलब्ध हैं। अब जानते हैं साहित्य विधा पर आधारित अनुवाद प्रभेद। पहला है वो प्रभेद काव्य अनुवाद, यानी कि स्रोत भाषा में लिखे गए काव्य का लक्ष्य भाषा में रूपांतरण काव्य अनुवाद कहलाता है और आवश्यकता अनुसार गद्य पद्य एवं मुक्त छंद में ये किया जा सकता है। होमर के महाकाव्य इलियड एवं कालिदास के मेघदूतम और ऋतुसंहार इसके उदाहरण हैं। अब जानते हैं नाट्य अनुवाद। किसी भी नाट्य कृति का नाटक के रूप में ही अनुवाद करना नाट्य अनुवाद है। नाटक रंगमंचीय आवश्यकताओं एवं दर्शकों को ध्यान में कोई भी नाटककार नाटक लिखता है, अतः इसके अनुवाद के लिए अनुवादक को काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता होती है। संस्कृत के नाटकों के हिंदी अनुवाद तथा शेक्सपियर के नाटकों के अन्य भाषाओं में किए गए अनुवाद इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगला प्रभेद है कथा अनुवाद, यानी कि इसके अंतर्गत कहानियों एवं उपन्यासों के रूप में ही अनुवाद किया जाता है, यानी कि किसी कहानी का अनुवाद कहानी के रूप में ही किया जाएगा, उपन्यास का उपन्यास के। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासों एवं कहानियों के अनुवाद काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय हैं। मोपांसा एवं प्रेमचंद की कहानियों का दुनिया के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है और उसी उपन्यास माँ, अंग्रेजी उपन्यास लेडी चौटली का प्रेमी तथा हिंदी के गोदान त्यागपत्र तथा नदी के द्वीप के जो इनके अनुवाद जो है वो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं। अन्य साहित्यिक विधाओं के अनुवाद दोस्तों, इनके अंतर्गत रेखा चित्र, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी और आत्मकथा आदि के अनुवाद आते हैं। जो इनका अनुवाद होता है वो सब अन्य साहित्यिक विधाओं में आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा महात्मा गांधी एवं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवाद इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं विषय आधारित प्रभेद। उनमें पहला है ललित साहित्य अनुवाद, यानी कि इसके अंतर्गत साहित्यिक विधाओं को रखा जाता है। कविता, ललित निबंध, कहानी, डायरी, आत्मकथा, उपन्यास आदि इसके अंतर्गत आते हैं। धार्मिक पौराणिक साहित्य अनुवाद, यानी कि विभिन्न धर्मों के मानक धर्म ग्रंथों गीता, भागवत, कुरान, बाइबल आदि का अनुवाद इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ वेद, उपनिषद आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी सामग्री के अनुवाद दोस्तों, इसमें जो मुख्य है वो विषय होता है और शैली इसकी गौण रहती है। और साहित्यिक अनुवाद में प्रायः क्यों से ज़्यादा
कैसे का महत्व होता है, यानी कि क्यों हुआ, इससे ज़्यादा कैसे हुआ इस पर महत्व रहता है। जबकि वैज्ञानिक अनुवाद जब किया जाता है तो उसमें कैसे से ज़्यादा क्या का महत्व होता है। इसमें भावानुवाद कोई जगह नहीं होती है, प्रायः शब्दानुवाद ही इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है, आवश्यक है। ध्वन्यात्मक या व्यंग्यात्मक शब्दावली का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो इस तरह के अनुवाद होते हैं उनमें सूचना, संकल्पना और जो तथ्य होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में अनुवादक विषय का सम्यक जानकार होना चाहिए, साथ ही साथ वो प्रशिक्षित हो, तभी वह अनुवाद के साथ न्याय कर पाएगा। अब हम जानते हैं अगला, विधि का अनुवाद। इसमें एक भाषा का विधि संबंधी, यानी कि विधि का अर्थ हुआ कानूनी संबंधी, कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में जब अनुवाद किया जाता है वह विधि का अनुवाद कहलाता है। कानून की किताबें, अदालत के मुकदमे, तत्संबंधी विभिन्न आवेदन पत्र, कानूनी संहिताएं, नियम, अधिनियम, संशोधित अधिनियम आदि कानूनी अनुवाद के प्रमुख हिस्से माने जाते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार के अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है, कोई भी शब्द बिना महत्व के नहीं होता। और भावार्थ नहीं, शब्दार्थ इसमें महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, एक शब्द का एक ही अर्थ अपेक्षित है, एक ही अर्थ माना जाता है। और इस प्रकार के अनुवाद की भाषा जो होती है वो पूरी तरह से तकनीकी प्रकृति की होती है। अब जानते प्रशासनिक अनुवाद, यानी कि कार्यालय अनुवाद। इससे तात्पर्य वह अनुवाद है जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंधी सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इसका संबंध सरकारी कार्यालयों से होने के कारण इसे कार्यालय अनुवाद भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रशासन के जितने भी दस्तावेज कागजात हैं, सरकारी पत्र, परिपत्र, सूचनाएं, अधिसूचनाएं, नियम, अधिनियम, प्रेस विज्ञप्तियां आदि, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न मंत्रालय आदि में द्विभाषी स्थिति के कारण प्रशासनिक अनुवाद के बिना कभी काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ एक से ज़्यादा भाषा का प्रयोग होता है, तो इसलिए वहाँ प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ भी पारिभाषिक शब्दावली का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, इस तरह के अनुवाद में कथ्य, यानी कि जो बात कही गई है वही महत्वपूर्ण होती है। अगला है मानविकी एवं समाज शास्त्र का अनुवाद। इससे संबंधित सामग्रियों के अनुवाद के लिए अनुवादक का जो है उसको विषय ज्ञान का समाज शास्त्र और मानविकी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का अनुवाद अनुसंधान, सर्वेक्षण, परियोजना एवं शैक्षिक आवश्यकता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए उसको, अनुवादक को जब पूरी जानकारी होगी तभी वो अपने विषय के साथ न्याय कर पाएगा। और जो इस तरह का अनुवाद होता है ये शिक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें सरलता और स्पष्टता अपेक्षित होती है। संचार माध्यमों की सामग्री का अनुवाद। दोस्तों, वर्तमान युग में संचार माध्यमों ने मानव विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संचार माध्यमों के जरिए ही वह देश विदेश और समग्र दुनिया की जानकारी हासिल करता है। आज हमें घर बैठे बैठे संचार माध्यमों के द्वारा विश्व के हर कोने की खबर होती है, लेकिन विविध देशों में हम अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो संचार माध्यमों की जो सामग्री है उसका अनुवाद के सहारे ही वो हम सबको मिल पाता है, हम सब उनके बारे में जान पाते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अनुवाद के अंतर्गत मुख्यतः दैनिक समाचार पत्र, सभी प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि क्षेत्रों की सामग्री के अनुवाद आते हैं। इन संपर्क माध्यमों में दुनिया के सारे ज्ञान विज्ञान की सामग्री समाहित होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें राजनीति, व्यापार, खेल, विज्ञान, साहित्य आदि, यानी कि जितने भी जीवन से संबंधित विशेष क्षेत्र हैं उन सभी की सामग्री इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में गद्य अनुवाद, पद्य अनुवाद, साहित्य विधा पर आधारित कितने अनुवाद के प्रभेद होते हैं, विषय आधारित कितने प्रभेद होते हैं, इन सभी के विषय में जाना।
अगले अध्याय में हम जानेंगे अनुवाद की अन्य प्रकृति पर आधारित जो उसके प्रभेद हैं, जैसे मूलनिष्ठ, मूल मुक्त, शब्द अनुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्या अनुवाद। इन सब पर हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।